without the communication skills, because you have to interact with your team members, with your family members, unless you encode your thoughts. जब तक आपके दिमाग में क्या है उसको आप, unless you clothe your words, unless you garb your words, you are not able to travel your thoughts to another. So it is the first requirement to become a good leader. ये हमने बात कर ली है, what are communication skills. सबसे पहली चीज, to convey information, ideas, attitudes from one person to another through various channels and senses. Channels medium में आ जाता है, आगे हम करेंगे process of communication, जिसमें आप या तो बातचीत करके face to face interaction, या मोबाइल, या email या Gmail, these can be carried as a medium. इसमें body language भी आ जाती है, इसमें हमारे नॉन वर्बल क्यूज भी आ जाते हैं. क्यूज का मतलब हम किसी को दूर से अगर हेल कर रहे हैं तो हेलो, अगर उसकी अटेंशन चाहते हैं तो हम इस तरह से आवाज लगाते हैं उनको. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे, आपके आइडियाज मुझ तक कैसे पहुंचे? आपने सबसे पहले एनकोडिंग की, उसके बाद किसी मीडियम को फॉलो किया. मीडियम कौन सा हुआ यहाँ पे? फेस टू फेस स्टेज. उसके बाद यू आर द रिसीवर, जो यहाँ पे था वो सेंडर था, यू आर द रिसीवर. उस रिसीवर ने जो आपने बोला है उसको उसने डिकोड किया है, अंडरस्टैंड किया है. फिर मैसेज के बाद फिर मैं उससे अगर मैं फीडबैक लेती हूँ, अगर मैं आपको कोई एक्टिविटी करना चाहती हूँ पर टाइम नहीं है, अगर मैं आपको 4 जनों को कुछ बोल देती हूँ, टंग ट्विस्टर आते, टंग ट्विस्टर आते, मैं एक बार ही बोलूंगी, उसके बाद कोई एक जना रिपीट करेगा. She sells seashells on the seashore. कौन बोलेगा? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है. एक बार नहीं, अब हुआ ही नहीं. दिस इज द फीडबैक. इसको मैं फीडबैक कहूंगी. जो मैंने कहा है वो आप तक प्रॉपरली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा वो तुम बताओगे मुझे. तो योर फीडबैक अभी पूरी तरह नहीं होगी. क्यों नहीं हुई? बिकॉज यू वॉन्ट टू लिसन इट अगेन. दोबारा बोल देती हूँ अब मैं. शी सेल्स seashells on the seashore. 5 बार बोल सकते हो? She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. आ गया? चलो अपने लिए तालियां बजा लो. अब यहाँ पे नॉइज क्या है? व्हाट इज द नॉइज? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये नॉइज आ रही है ना, माइक की आवाज आ रही है, या आप लोग बात करते हो वो भी नॉइज है. साइकोलॉजिकल होती है, फिजिकल नॉइज होती है. साइकोलॉजिकल तब होगी व्हेन यू आर नॉट रेडी टू लिसन, जब आप डे ड्रीमर बन जाओगे. मैं पढ़ा रही हूँ और तुम चले गए हो कहीं वादियों में, कहीं खेतों में चले गए हो, घोड़े के ऊपर सवार होके कहीं जा रहे हो, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है. अदरवाइज साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा, कोई लाउड स्पीकर्स है, कोई शादी का माहौल है, या घर पे टीवी चल रहा है. दीज ऑल काउंट एज अ नॉइज इन कम्युनिकेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल द हार्ट एंड द सोल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. जो भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशनशिप्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. तो एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस. आपको लीडरशिप के बारे में कैसे पता लग रहा है, या आपको ये कैसे पता लग रहा है कि सेमिनार चल रहा है? इट इज थ्रू कम्युनिकेशन. जो हमने ग्रुप बनाया है या प्रिंसिपल सर ने जो नोटिस बोर्ड पे डलवाया है, दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. क्रिएटिंग अवेयरनेस टू फुलफिल अ गोल. कोई चीज हमने अगर किसी से करवानी है, आपको हमने लीडर्स बनवाना है, आवर गोल इज दैट यू मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर योर फ्यूचर लाइफ. तो ये हमारा गोल है. अवॉइड आइसोलेटेड. इसका क्या मतलब हुआ? अवॉइड आइसोलेटेड. मैन इज अ सोशल एनिमल. बातचीत करे बिना अगर तुम 4 दिन अपने आप को कमरे में बंद रख लो, 5वें दिन तुम्हें परेशानी होने लगेगी कि मुझे कोई आके मिले, मुझसे बात करे.
जिस तरह से ऐसे फेरल चाइल्ड होते हैं, फेरल चाइल्ड पता है आपको, जंगल में जो रहते हैं, जो सोसाइटी से दूर जिनको रखा जाता है। कौन है ऐसे? कार्टून एनिमेशन में है एक फेरल चाइल्ड, मोगली। वो हमारी लैंग्वेज नहीं सीख पाया बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन्ड विद, हाँ, विद कार्टून्स नहीं, विद एनिमल्स। इस तरह के सच में फेरल चाइल्ड हैं जो, वैसे आपको पता है कि हमें लैंग्वेज सीखनी है तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, 12 साल तक बच्चा कोई भी लैंग्वेज, कितनी भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर उस दौरान उस बच्चे को सोसाइटी से दूर रखा जाएगा, स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तो वो कभी भी प्रॉपरली ग्रामर के रूल्स नहीं सीख पाएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाएगा। सो इट इज नेसेसरी टू लर्न सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड स्टेज टू टिल 12th। सीखने की उम्र सारी उम्र है, पर जो क्रिटिकल पीरियड है दैट इज अप टू 12 years। हाईलाइट इश्यूज, प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर हम जानेंगे लैंग्वेज के बारे में, इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी तो हमारी तरक्की होएगी, प्रोग्रेस होएगा। एंड एजुकेटिंग द मासेस, ये मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। These are the 7 C's of effective communication। हमारी कम्युनिकेशन कैसी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। It should be clear, to the point होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज मतलब कम से कम शब्दों में अच्छी बात करनी चाहिए, ज्यादा उसका रायता फैलाना नहीं चाहिए। ज्यादा एलैबोरेट करके बात करोगे, जैसे बेटा आप कर रहे थे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ पर मुझे एग्जांपल देना है। अर्श है ना नाम आपका? आपको एक्चुअली वो अरेंज, ऑर्गेनाइज नहीं करना आ रहा था अपने थॉट्स को, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत थी। हो जाएगा पर वो थोड़ा टाइम लेगा। तो योर मैसेज शुड बी क्लियर, योर मैसेज शुड बी कंसाइज। तीसरा क्या है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब डेटा होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। हम कॉन्क्रीट कैसे कर सकते हैं? विद एग्जाम्पल्स, विद एनेक्डोट्स, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताकर। अगर कोई भी हम अपने रूल बता रहे हैं, जब ग्रामर के रूल्स बताते हैं तो उसे एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? ताकि आपको ग्रामर के रूल्स क्लियर हो जाए। तो मैसेज शुड बी कॉन्क्रीट। करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें आपके विम्स एंड फैंसीज नहीं होने चाहिए। विम्स एंड फैंसीज मतलब आपके अंदर जो ख्यालात हैं, जो आपके रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं, या हमारे वैल्यूज आ जाती हैं, हमारी एजम्पशंस आ जाती हैं, जो हमारे मैसेज को क्लाउड कर देती हैं। क्लाउड करना मतलब उसकी क्लियरनेस को थोड़ा कम कर देती हैं। अगर हमारे पर्सनल इश्यूज आ जाएं, सपोज करो हमें किसी फ्रेंड के बारे में बात करनी है जो हमें पसंद नहीं है, तो वहां पर आपका ना मैसेज क्लियर होएगा, ना कंसाइज होगा, क्योंकि आपके मन से नहीं बात आ रही। तो इट शुड बी करेक्ट। कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब वेल निट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई लात इधर जा रही है मैसेज की, कोई टांग उधर जा रही है। जो मैसेज आपने जैसे शुरू किया है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। इट शुड रिलेट व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। जो पहले बोला है उससे उसका कनेक्शन होना चाहिए। मैसेज शुड बी कंप्लीट। इनकम्प्लीटनेस जो है that gives confusion to the message. And last but not the least is be courteous. Courteous मतलब बात करते समय आपके चेहरे पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। लहजे से बात करनी है, तरीके से बात करनी है, सॉफ्टली, पोलाइटली। That makes more effect on the listener. अगर हम आपको, बच्चों को आजकल कहते हैं ना डांटना नहीं है, तो अगर मैं कहूंगी गुस्से से कि कल पढ़ के आना, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, तो कोई नहीं सुनेगा। अगर मैं आपको इंस्पिरेशनल टोन में कहूंगी दैट वी विल टुमारो कंडक्ट अ सेमिनार अगेन ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड आई विल गिव यू सम टॉपिक्स टू प्रिपेयर, तब आप इंस्पायर होगे। तो आई हैव टू बी, और एवरीवन हैज टू बी courteous. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल में हमारी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। क्लियर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है हम कैसे बात कर रहे हैं। ये जो हमारे हैं गले में जो साउंड बॉक्स है,
आर्टिकुलेशन है। कहाँ से हमारी आवाज निकलती है? टंग से, टीथ से। कई होते हैं डेंटल अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे टी। टी जब हम बोल रहे हैं तो हमारे दांत जुड़ रहे हैं ना, तो इनको डेंटल अल्फाबेट्स कहते हैं। त थ द द न बोला जाता है, प फ ब भ म। ऐसे ही अल्फाबेट्स में जो आर्टिकुलेशन है, हमें कैसे बात करनी है, आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप प्रोनाउंस मिस करोगे, गलत प्रोनाउंस करोगे, तो वो उस वर्ड का, उस स्पीच का इफेक्ट गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं आवर, HOUR है ना, उसको आवर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? आर। अगर हम, आप अपने फादर बोलते हो कि फादर? हाँ, फादर, मदर, ब्रदर, you do not pronounce R if it is followed by a vowel, FATHER। जो ई के बाद आर आ रहा है उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। टोन मॉड्यूलेशन, जैसे डांस की प्रैक्टिस की जाती है वैसे स्पीच की प्रैक्टिस की जाती है। डांस में हमें पता है कहाँ रुकना है, कहाँ राउंड लेना है, कहाँ मूव करना है। ऐसे ही स्पीच के ड्यूरिंग वी हैव टू कंसिडर वेयर यू हैव टू मेक पॉज। जैसे एक लाइन है, वुमेन, इसको आपने मुझे बताना है कैसे पॉज करके बात करनी है। वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। लिख लो, वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। इसको पॉज करके कैसे बोलना? वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? पहले वुमेन के बाद पॉज, डैश आएगा। वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। इसमें किसकी इंपॉर्टेंस हम जागरूक कर रहे हैं? मैन की या वुमेन की? वुमेन की। अब मैं इसको चेंज करूंगी, वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। अब समझ आया? पहला वाला समझ आ गया ना? अब दूसरा वाला, वुमेन विदाउट हर मैन इज इनकम्प्लीट। इसमें क्या चेंज आया है? हाँ जी, इसमें मैन की इंपॉर्टेंस है बेटा। वुमेन, वुमेन को पहले एड्रेस किया जा रहा है कि हे औरत, तू इनकम्प्लीट है विदाउट योर मैन। फिर से बोल रही हूं, वुमेन विदाउट हर मैन पॉज इज इनकम्प्लीट। समझ आ गया? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉज। अब जब मैंने वुमेन बोला तो मेरी पिच थोड़ी हाई हुई, इसको हम पिच कहते हैं। वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, पिच, पेस, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ योर वर्ड्स। अगर मैं ज्यादा तेज बोलूंगी तो आप कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाओगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो हमारी पिच, हमारी पेस, हमारी टोन प्रॉपरली उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें मॉड्यूलेट करनी है। मॉड्यूलेट करना मतलब अप एंड डाउन करनी है। इसको कहते हैं टोन मॉड्यूलेशन। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। कम्युनिकेशन जो है वो एक तरफी बात नहीं है। अनलेस देयर इज अ लिसनर देयर इज नो स्कोप फॉर कम्युनिकेशन। सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। 4 तरह की कम्युनिकेशंस हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब हम अपने आप से बात कर रहे हैं। कभी हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने डिसीजंस के ऊपर पॉन्डर करते हैं। कभी हमने कभी गलत डिसीजन ले लिया है तो हम सोचते हैं यार मैंने ऐसे कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम किसी से नहीं बात कर सकते वो हम अपने आप से बात करते हैं, उसमें इंट्रापर्सनल है। फिर आ जाता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल आपको पता है, मेरे तुम्हारे बीच में, या फ्रेंड्स के बीच में, या मास्टर्स के बीच में। नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, जब हम एक टाइम पे 4 या 6 लोगों को एड्रेस करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या हुई? पब्लिक स्पीकिंग में यू एड्रेस अ ग्रेटर क्राउड, ज्यादा लोगों को हम एड्रेस करते हैं। हाउ टू एनहांस वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, उसकी टेक्निक्स हैं।
पहली है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, वर्बल कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होएगी अगर आप मुझसे सवाल करोगे। अगर आप मुझसे सवाल नहीं करोगे तो वर्बल कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर एक जना बोलता ही रहेगा, दूसरा बैठा सुनता रहेगा कि वाहिगुरु छेती जाए, मतलब इस तरह की अरदास करोगे तो फिर वो चीज जो है वो फेल हो जाएगी। तो वर्बल कम्युनिकेशन में यू हैव टू पुट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? फनल क्वेश्चनिंग टेक्निक की तरह। फनल क्या होती है? तो पानी दे दो और रेड बॉटल। फनल बेटा, फनल क्या होती है? कुप्पी जिसको कहते हैं, हाँ, उसकी क्वेश्चनिंग टेक्निक। फनल क्वेश्चन ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से पतली होती है। तो हमने जब क्वेश्चंस करने हैं, पहले ब्रॉड क्वेश्चंस करने, जनरल क्वेश्चंस करने, उसके बाद हमने नैरो डाउन करना है। जैसे किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन टुडेज सेमिनार। अगर मैं आपसे पूछती हूँ या कोई जर्नलिस्ट आता है वो आपसे पूछता है कि आज के सेमिनार के ऊपर आपके क्या ख्याल हैं, जो आपने सवाल का जवाब दिया है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे होगा, तो नैरो डाउन हो जाएगी। समझ आ गया? तो क्वेश्चनिंग टेक्निक में पहले ब्रॉड क्वेश्चंस पुट करने, देन यू कम टू नैरो, देन यू कम टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एक्टिव लिसनिंग, भगवान ने भी हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। क्यों? वी हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स। कम बोलो और ज्यादा सुनो। टोन मॉड्यूलेशन पता लग गया? अपनी लिसनिंग को, अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं? जोक्स ऐड कर सकते हैं, ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं और स्टोरी को ऐड कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। इसमें मैं स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स में अपने बारे में कुछ बता देती हूँ कि जब मैं छोटी थी, नर्सरी में पढ़ती थी, तो मैं गूंगी बोली जाती थी स्कूल में। अंटिल 10th क्लास मैं बिल्कुल बहुत कम बोलती थी। टीचर्स कंप्लेन करते थे मेरे पेरेंट्स से कि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये गूंगी है। तो यहाँ अब आज देख लो, आज मैं स्टेज पे बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका लीडर्स जो हैं, जो गुड कम्युनिकेटर्स हैं, दैट कैन बी ट्रेन्ड टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर्स, पर उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उससे ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। Yourself as a listener, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट इफ यू डोंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। जो कहा गया है अगर आप उसको नहीं सुनोगे तो वो संचार नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अनलेस यू do active listening, you are not going to communicate the message to other person. As a listener, आपका क्या रोल है? गुड मॉर्निंग। मैं अपने आप ਨੂੰ 8 ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, आप एंगर की बात कर रहे हो ना, आप एक ही सिचुएशन की बात कर रहे हो। अदरवाइज आर यू अ गुड लिसनर? यस आई एम। अगर आपके क्लास में बैठे हो या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, आप तब कैसे? एंगर में तो कोई भी नहीं सुनता, तब तो एक ब्लॉकेज आ जाती है, तब तो एक पर्दा पड़ जाता है, फिर आप कोई भी नहीं सुनते। अदरवाइज आई एम अ गुड लिसनर। मतलब सारे मैंने इजीली गल डिस्कस कर लेंदे हैं, बट समटाइम मैंने कोई उन्हां दी चीज नहीं पसंद आती तो मैं उस टाइम रिएक्ट कर दिंदी। ठीक है, थैंक यू। चलो बेटा, रेडी हो? नेक्स्ट 6। बेसिकली मेरा सिस्टम है कि मैं सुन भी लेनी है, सुना भी लेनी है। मतलब मैं ऑफेंड इसलिए नहीं किसी को करती, मैं किसी को रिग्रेट नहीं फील करवाती सामने वाले को। अगर मेरे नाल कोई गल कर रहा है मैं कंफर्टेबली करूँगी
और जे मैनू बुरा भी लग रहा उस गल का मैं नो भी करांगी ना मुंह ते कर दूंगी ठीक है बिकॉज मेरा नेचर है आई एम बॉर्न इन कैनेडा सो मेरा मुंह ते सीधा ना करन दा ही बेस्ट वे है। वेरी गुड। इसने बात की है कल्चरल कंटेक्स्ट की। कल्चर का मतलब क्या होता है कि अब इंडिया में ना करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर हमारे घर पे कोई आता है, हम उसको कोई चीज सर्व करते हैं, अगर वो हमें मना कर देता है देन वी फील बैड कि वो उसके कोई और उसके ख्यालात हैं या उसके कोई पर्सनल लाइकिंग्स हैं, पर उसने यही देखा कि हमें बुरा लगेगा। कनाडा में या वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में दे आर फ्रैंक, they don't think about others, they think about themselves कि हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमने नहीं ये खाना। तो दिस कम्युनिकेशन में कल्चरल कंटेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोज करो आपके घर पे कोई आते हैं, जैसे कल सर ने कहा था अतिथि देवो भव। इंडिया का कल्चर है कि जो गेस्ट है दे आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू गॉड, तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में क्या है, बाहर की कंट्रीज में हमसे पूछा जाएगा आप चाय लोगे, पानी लोगे या कुछ लोगे। अगर दूसरे ने कह दिया कि नहीं मैंने कुछ नहीं लेना, तो दोबारा आपको नहीं पूछा जाएगा। सारा टाइम 2 घंटे 3 घंटे आप बैठे रहो, nobody is going to ask again whether you want to have tea or coffee. तो कल्चरल कंटेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। My communication skills. So the best thing to to show my communication skills as a salesman will be to sell something. So today I'm here to sell this Butterflow pen. This is a yeah, you can even have a butterscotch pen. That is a good idea. Butterscotch is just very creamy in motions, and it And- will feel like velvet cloth in your fingers. So you better opt for it. You should use it. इस तरह से Yeah. बात कर। Yes. So how many times that you have been into a situation that you are writing an answer and you are not getting that? You are not able to write whatever is in your mind. This pen will help nothing at all in that case. You have to prepare for that. It does But not have Wi-Fi connection. it doesn't have any Wi-Fi connection. You have to study on it on your own. But the thing that is, it is very smooth like butter, and it will never stop the till its ink left. It's long lasting, and yes, you will enjoy to write with it. So, is anyone willing to buy this pen? We all are ready. How much? How much will you pay? 20 rupees. Okay, done. अच्छा, अभिनव का क्वेश्चन है, इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर व्हाट कुड इट बी? अगर आपको कभी कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे? Good morning. So I'm Abhinav. So my question is, if I could get any superpower, what it would be? So I think it would be touch healing, because there are many incurable diseases in our world that cannot be cured or does not have a proper cure to it. So touch healing, it is like, it is an imaginary question. So like touch healing, I would cure diseases of any patients, any poor who cannot afford hospitals, or Then you have to touch the mind, because the mind is now act like a pressure cooker. More than physical, we have psychological issues these yes, days. there are many problems in our brain or in our bodies also. So touch healing, it is a very actually helpful power, helpful superpower. It is not self power, it is helpful power for all the people in our world. So I would choose. Thank you. एक लास्ट है कन्वर, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? किसी फ्रेंड के साथ और टीचर के साथ बात करनी है। He is going to act like he is when in a situational communication. Situational communication होती है जब हम अपने communication को tailor कर देते हैं. Tailor करना मतलब when we cut down what should not be told, what should not be said. अगर हम किसी friend से बात कर रहे हैं, we are very casual and we do not think about what to say.
अगर हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं या किसी बड़े से बात करते हैं तो हमें सोच के बात करनी पड़ती है। तो ही हैज टू सिचुएशन। जिसका फ्रेंड कौन आना चाहता है यहाँ पे, आ जाओ। Hello, very good morning, Bhaiya. Bhaiya, so I have come into a situation that the last year our school, college team debater, English debater, have passed out from the school. Now I have to find another English debater for this year. So, do you have any children in your head that can go for it? Actually, Convert, there are so many very confident and very intelligent students in our college, but I could not find any students more better than you that can perform there on the stage, because there is also a fear factor when we are performing on big stages like GNDU, and you have got this year first position, you and Ramandeep, and it's very probable that next year you and Raman are gonna to present our college in the next year. That's the thing. The Raman is going from the college, so we have to find another debater. So, have you any other child in your mind? We will find when the situation will arise. Okay, that's all. That's all. Followers. Leadership is a two-way process. One is person who influences, and the other way around are followers. ठीक है। और लीडर लीड क्यों करता है? Why? लीडरशिप क्या होता है? आप लीड कर रहे हो किसी ग्रुप को, क्यों लीड करोगे? Why? टू अचीव अ कॉमन गोल। और वो कॉमन गोल हमें अचीव करना है क्यों? किसी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। और हम पढ़ रहे हैं सोशल चेंज, तो उसमें क्या आ जाएगा? आपके सोशल प्रॉब्लम्स। देयर कैन बी मेनी सोशल प्रॉब्लम्स, लाइक अभी आज के वर्ल्ड में हमारे पास कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स है नियर बाय? इन्फ्लेशन, चलो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आ गई, और सोशल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, इनएडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो एक पोजीशन से जो लीडर है वो बोर्न होता है, एक ग्रुप को लीड करता है, क्यों? टू अचीव अ कॉमन गोल। एक डिजायर्ड विजन होता है उसके दिमाग में कि हम इस जगह से हमने कहाँ पहुंचना है उसको। और जितने भी फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, जो ट्रू लीडर है, वो कभी भी उनसे बाय फोर्स काम नहीं करवाता। जो भी फॉलोअर्स हैं उसको एंथुजियास्टिकली, मतलब अपने मन से उनके अंदर मोटिवेशन, जील, पैशन पैदा करना, जिससे कि वो उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, आपस में एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और अपना गोल अचीव करते हैं। ठीक है। अब लीडरशिप तो आपने देख ही लिया। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू फॉलो एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ शेयर्ड गोल्स। 3-4 तरह के हमारे लीडर्स जो नॉर्मल सबको पता ही होंगे लीडरशिप की तरह, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, ये सब आपका कल का हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम क्या देख लेते हैं, सोशल चेंज मॉडल करेंगे हम आज। ठीक है, सोशल चेंज मॉडल, इसके कुछ एक अजम्पशंस हैं। अब लीडरशिप देखो, लीडरशिप करता विद इफेक्टिंग चेंज। देखो चेंज को हमेशा लोग क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करना मतलब रोकना। क्यों? कोई भी पर्सन
चेंज नहीं होना चाहता, हमेशा किसमें मेंटेन करना चाहता अपना स्टेटस को मतलब इक्विलिब्रियम है, मैं ऐसा ही हूँ, बस ऐसा ही चलता रहूं, मुझे कोई हार्ड वर्क ना करना पड़े, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, ठीक है। और ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव मतलब कभी इसको एक पर्सन ड्रिवन नहीं कर सकता, कलेक्टिव एफर्ट तभी आएगा जब आप सब लोग साथ काम करोगे। इट्स अ प्रोसेस रादर देन अ पोजीशन, ये कोई एक पोजीशन नहीं है, ये क्या है, एक प्रोसेस। अब थोड़ा सा हम प्रोसेस पे नजर ले लेते हैं, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कोई कॉज होगा, आइडेंटिफाइंग अ नीड, वो नीड क्या हो सकती है, कहीं इनजस्टिस हो सकता है, कहीं इनइक्वालिटी हो सकती है, तभी कोई पर्सन बोर्न होगा ना उस कॉज को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कॉज या नीड, ठीक है। देन जिस पर्सन ने वहां देखा होगा कि ये कॉज या नीड अराइज हो रही है, उसके दिमाग में क्या जनरेट हुआ होगा, एक विजन, विजन मतलब पॉजिटिव चेंज, डिजायर्ड चेंज, जो वो चाहता है कि ये हमारी सोसाइटी में आए। फिर क्या करेगा, उसके बाद वो बिल्ड करेगा कम्युनिटी, बिल्ड कम्युनिटी करेगा, अपने जैसे और लोग उसके साथ जुड़ेंगे जिनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, ट्रस्ट का रिलेशनशिप, और वो सारे कलेक्टिवली एफर्ट करेंगे और क्या करेंगे, लेंगे टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन में क्या करेंगे, रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे, अपनी जो उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब ये सारा काम उन्होंने कर लिया और लास्ट में क्या करते हैं, जैसे मैम ने बताया कम्युनिकेशन में हम क्या लेते हैं, फीडबैक, ऐसे ही जब वो सारा काम कर लेंगे उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, इवेल्युएशन, जो उन्होंने काम किया उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि चेंज क्या आया सोसाइटी में। हमने काम किया इकट्ठे मिलके, मान लो पार्क की सफाई करी, अभी एनएसएस का कैंप लगा था, ठीक है, तो आपको इम्पैक्ट क्या नजर आया उसका, सारा सफाई होगी तो आपको क्लीनलीनेस दिखी, है ना। अभी कितने वर्कर्स हैं, आपको कॉलेज साफ सुथरा दिखता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, अब एवरीवन इज अ पोटेंशियल लीडर, पोटेंशियल मतलब अगर अभी आप लीडर नहीं हो लेकिन आप में कैपेबिलिटी है कि आप इन फ्यूचर भी लीडर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल चेंज मॉडल असम्पशंस। देखो लीडर बनने के लिए आपको कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं चाहिए, आप इनफॉर्मली भी लीड कर सकते हैं। फॉर्मल हमने देखा जब हम ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं तो दैट इज फॉर्मल अथॉरिटी, जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं, एचओडी है, इनके पास फॉर्मल अथॉरिटी है। लेकिन आप स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के पास कोई विजन आया, वो बाकी स्टूडेंट्स को अपने साथ कोलैबोरेट कर रहा है और कुछ काम कर रहा है, उसके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, बट he or she can be a leader also. Someone who effects positive change for the betterment of others, community and society. अब सोशल चेंज मॉडल के गोल्स क्या हैं? डेवलप स्टूडेंट्स सेल्फ नॉलेज, स्टूडेंट्स का सेल्फ नॉलेज डेवलप करना, आपको अपने टैलेंट्स, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और आप कैसे एक ग्रुप में उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मान लो कुछ 4-5 बच्चे हैं, उनका सबका गोल एक जैसा है, ठीक है, कि हम सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने स्ट्रेंथ देखेंगे, अपने प्लस पॉइंट देखेंगे, अपने वीकनेस देखेंगे, एक ग्रुप में रिलेट करेंगे। और लीडरशिप कॉन्फिडेंस, अपने को मोबिलाइज वनसेल्फ, हम और बाकी सारे साथ में कैसे हम काम कर सकते हैं टू सर्व एंड वर्क कोलैबोरेटिवली। अब देखो 3 पर्सपेक्टिव से हम ये काम कर सकते हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल वैल्यूज, जिसपे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। सेकंड है ग्रुप वैल्यूज, 5-6 पर्सन है या 10 भी है, 15-20, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप पर्सपेक्टिव। और लास्ट वन इज सोसाइटी कम्युनिटी वैल्यूज, जब लार्ज नंबर पे चीज चली जाती है, मास नंबर पे, फिर वो ग्रुप नहीं रहता, वो क्या चला जाता है आपका कम्युनिटी वैल्यूज। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज में फर्स्ट है कमिटमेंट। कमिटमेंट में क्या रहता है आपका, कभी भी हम अगर कुछ सोचते हैं, कुछ डेडिकेशन से पर्सपेक्टिव, कुछ भी पैशन से कोई काम करने का, कि मैंने विद इन 2 मंथ्स की मेरा टेस्ट आ रहा है, इसको क्लियर करना है, तो हम कमिट करते हैं ना कि मैं ऐसा काम करूंगा। तो ये क्या है आपका पैशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन टू ड्राइव द कलेक्टिव एफर्ट। लीडरशिप में मैंने तुम्हें कभी स्टार्टिंग से बताया कि कुछ भी इंडिविजुअली नहीं होगा, हमारा ये कैसा एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट है, ठीक है।
देन कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब क्या है? देखो पहले देखते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब इंडिविजुअल, मेरे अपने क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, इमोशंस, मेरा एटीट्यूड, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं मानती हूँ खुद को कि मैं ट्रुथ फॉलो करती हूँ, ठीक है, मुझे सच पसंद है, मतलब मैं ही सच ही बोलती हूँ, तो मेरी ये क्या है? स्ट्रेंथ है। अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है, मुझे पता है कि झूठ बोल रहा है, तो अगर मेरे पास मेरे खुद की वैल्यूज पता है, मैं उन वैल्यूज पे चलती हूँ, तभी मैं दूसरे की खिलाफ बोलूंगी। जब खुद ही मेरी वैल्यूज का मुझे आइडिया नहीं हो, तो मैं दूसरे के लिए कैसे खड़ी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ का कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इससे रिलेटेड है दूसरा कॉन्ग्रुएंस। इसका क्या मतलब है? आपके अपने वैल्यूज, बिलीव, इमोशन, एटीट्यूड आपको पता है, लेकिन क्या आप उनको विद कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, विद बिहेवियर? आज सिचुएशन के बेसिस पे आपने क्या किया? नहीं जी मैं तो सच के साथ हूँ, कल कोई सिचुएशन आपके ऑपोजिट आ गई, आप बदल गए। दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारी क्या रहती है? जब हम सेम मैनर में हर सिचुएशन में बिहेव करते हैं। तो ये तीनों जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारा गोल का मॉडल है, ये तीनों हमारा क्या है? इंडिविजुअल वैल्यूज में, इस पे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वैल्यूज। अब सब लोग साथ में आ गए, तो कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब हमने एक दूसरे के साथ काम करना है फॉर अ कॉमन एक्ट। नेक्स्ट इज कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस, शेयर्ड एम्स एंड वैल्यूज, एक ही एम के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। देन इज कंट्रोवर्सी विद सिविलिटी। अब देखो ग्रुप है, ग्रुप में मान लो 7 लोग हैं, कुछ हमने डिसाइड किया, एक लीडर है, 6-7 लोग और हैं, मैंने बोला बाय फोर्स लीडर काम नहीं करवा सकता। हो सकता है 3 बंदे एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए राजी हो और अदर 3 का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। हमेशा सारे पर्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकता, तो इसमें ऐसा नहीं करना, हमने दूसरे के व्यूज को भी रिस्पेक्ट देनी है, उनके पॉइंट सुनने हैं और उनको विद ट्रस्ट एफिशिएंटली उनको क्या करना है? हमने रिजॉल्व करना है व्यू पॉइंट्स को और एक मत पे आना है, ठीक। एंड लास्ट इज सिटीजनशिप, जो मैंने बोला लार्ज नंबर पे वर्क फॉर पॉजिटिव चेंज। किस चेंज के लिए? मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कोई सिचुएशन अराइज होगी, उस सिचुएशन से एक डिजायर्ड विजन की तरफ हमें जाना है, तो वो क्या करेंगे? हम वर्क फॉर पॉजिटिव चेंज ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे हमको काम करना है। और ये जो 7 C's हैं, देखो जितने भी वर्ड्स मैंने तुम्हें कराए कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से। 7 C's, ये 7 C's जब कंबाइन होते हैं सारा, और उसका रिजल्ट क्या बनता है लास्ट में? चेंज। 8 C, ये 7 C कंबाइन होके मिलके लास्ट चेंज हमारा वर्ड बनाते हैं। लास्ट क्या है? चेंज। एबिलिटी टू अडैप्ट टू इवॉल्विंग एनवायरनमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कोर फंक्शंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये जो 8 C's, 7 C's ये वाले, और लास्ट में ऊपर आते हैं चेंज। अब ये आपका था सोशल चेंज मॉडल। इसके अलावा आपको मैं एक करवा रही हूँ सोशल चेंज व्हील। व्हील पता है ना, व्हील की शेप सर्कल, हमारे व्हीकल्स में जितने भी सारे व्हील लगे हुए हैं, इस हिसाब से। तो ये कुछ एक स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम सोशल चेंज लेके आ सकते हैं। सबसे पहली है चैरिटेबल वॉलंटरिज्म। आप कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसका इमीडिएट कोज अगर ठीक कर दो, लेकिन लार्ज लेवल पे अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे, तो डेट इज चैरिटेबल वॉलंटरिज्म। मान लो किसी भूखे को भूख लगी थी, आपने उसको खाना खिला दिया, इमीडिएट हंगर उसकी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन लार्ज लेवल पे आप डेली बेसिस पे उसकी वो हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या है? आपने उसकी इमीडिएट हेल्प कर दी, उसकी सेटिस्फाई कर दी हंगर। सेकेंड है कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन एसेट में इंक्रीज हो रही है। मान लो कोई टीचर ही है, जैसे हम ही हैं, हम किसी स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है? चेंज। देन है वोटिंग फॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने लेजिस्लेचर या किसी अथॉरिटी को एक फॉर्मल लेटर लिख देते हैं, ठीक है, कि ये चीज को ठीक किया जाए। देन है कन्फ्रंटेशनल स्ट्रेटजीज। कन्फ्रंट करना आता है ना, जब हम एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, तो इसमें आपके क्या आ जाते हैं? प्रोटेस्ट। आपने देखा होगा, प्रोटेस्ट का तो नया वर्ड नहीं है, हमारे देश में लाखों प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जब भी किसी को कोई चीज
उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती। अभी लास्ट वो अरावली वाला था, कितने लोग गए, सुना है किसी ने, है ना, गए ना सारे प्रोटेस्ट करने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस, कि वो हमारे लिए जरूरत है। ठीक है। देन ए ग्रास रूट पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पब्लिक पॉलिसी वर्क। ये क्या है? स्मॉल बॉटम ऑफ एफर्ट्स बाय कॉमन पीपल। लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी तरह काम कर रहे हैं और स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके कॉमन चेंज ब्रिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, सोशल चेंज की, जो कहां से आई है हमारी कॉमन ऑर्डिनरी मैन। देखो, सबने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना हुआ है। क्या था चिपको मूवमेंट? पेड़ को हग कर देते थे। क्यों? कि डिफोरेस्टेशन ना हो, लोग जो लकड़ी काटने आए हैं वो लकड़ी ना काटे। और ये किसने इनिशिएट किया था? सम रूरल वुमेन। की पर्सन इसमें कौन है? गोरा देवी। उत्तराखंड की बात है ये, इंडिया की, रैनी गांव। क्यों? क्योंकि उस गांव की जो औरतें थी उन पेड़ों पे निर्भर थी, लकड़ी उनको वहां से मिलती थी, पाउडर उनको यहाँ से मिलता था, फ्यूल उन्होंने आग जलानी, तब तो गैस का इतना प्रचलन नहीं था, तो है ना, ये सब चीजों के लिए। तो उन्होंने क्या किया? चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया। जब एक ने किया तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए और वही चीज आगे जाके एनवायरमेंटलिस्ट बने और बहुत उन्होंने आगे काम किया। इसके अलावा गांधी जी को सब जानते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है उनको? करिश्मेटिक लीडर। क्यों? क्योंकि उनका करिश्मा, मतलब लोग उनको विद लॉयल्टी, विद डिवोशन फॉलो करते थे। उनका सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीज ये कहां से आई है? कॉमन मैन को उन्होंने अपने साथ लिया और एक लीड किया। देखो, इतने मास लेवल पे लोगों को लीड किया। राजा राम मोहन राय रॉय, नाम सुना आपने इनका? हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था? आपकी सती प्रथा अबॉलिश करी थी। सती प्रथा सब जानते हैं, जब मेन की डेथ हो जाती थी स्पाउस की, तो विमेन को उसके साथ ही फायर में जाना पड़ता था। तो इन्होंने उनके लिए आवाज उठाई और सती प्रथा को अबॉलिश किया। विमेन की स्टडीज के लिए, गर्ल की स्टडीज के लिए इन्होंने पूरे एफर्ट्स अपने किए। मलाला यूसुफजई, ये आपकी पाकिस्तान की नोबल पीस प्राइज यंगेस्ट लॉरिएट है। ये इन्होंने बच्चियों, औरतों के हक के पढ़ाई के लिए बात करी थी और इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है। ऐसे ही बहुत और भी एग्जाम्पल हैं, चर्नोबिल की, जादव पाएंग, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। 1361। Good morning to all of you. Today I am here to present my presentation on confidence building and decision making. All of you know that what is the confidence. If you take a right decision, you will feel confident, and if you take a wrong decision, your confidence level will be low. It is natural process. There is a direct relation between the confidence and the decision making. So there is a positive relation. You can say that there is a positive relation between the confidence and the decision making. Today I am going to we are going to talk about the decision making and confidence building. In daily life, you can take so many decisions. Starting from the early morning, you take so many decisions like what you have to wear, what you eat. So many decisions you will going to take in your daily routine. So first of all, I am going to discuss about the session of my presentation. First objective of the presentation is to understand the link between the confidence and decision making. There is a link between the confidence and decision making. After the session, you will be able to understand what is confidence and what is the decision making. Then the second objective of my session is to identify the barrier to the confident decision making. There are so many barriers to the rational decision making, and if you can take a rational decision, you will have to identify the that barriers, and you will have to remove the that barriers, and you will able to overcome that barriers. Then the first objective of my session is you have to practice the decision making technique. There are so many decision making techniques which are available. That is the Delphi technique, simulation techniques, linear programming techniques. There are so many techniques which are available to take the confident decisions.
Then the last objective of my session is to reflection session. You have to reflect your own decision making patterns. Then what is confidence? Can you tell me what is confidence? कोई बता सकता है कॉन्फिडेंस क्या है? हाँ जी, आप बताओ. हाँ, आप बोलो. आत्मविश्वास कैसे आता है आपको आत्मविश्वास? What is confidence? Confidence is your own ability, your own power, your own values, your own emotions, and your judgment. You can be feel confident through experience. You can develop your confidence through experience, through self-awareness, through your self-trust, and you can grow with the preparation and reflection. You will feel confident. Then, what is decision making? Can you tell me what is decision making? Anju? Priyanka? Decision making is a process of choosing between the alternatives. There are so many alternatives which are available to take this right decision. Decision making involves thinking, evaluating, acting, and it is influenced by emotions and experience. Then there is a link between confidence and decision making. As we said earlier, there is a link between the confidence and decision making. If your confidence level is high, you will need to take a quick decision. आप क्विक डिसीजन ले सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी ज्यादा हाई है. इफ योर कॉन्फिडेंस लेवल इज लो देन यू इट कॉजेस टू हेजिटेशन. अगर आप गलत डिसीजन लोगे आपको फियर ऑफ फेलियर होगा, हेजिटेशन होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होगा. कॉन्फिडेंस डिसीजन जो है आप अगर कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हो उससे आपकी जो है स्ट्रेस कम होता है. इट इंप्रूव्स अकाउंटेबिलिटी. Then the barriers to the confident decision making. कौन-कौन से barriers हैं confident decision making में? आपको fear of failure रहता है, overthinking, lack of information, external pressure, past negative experience, ये जो है barriers है. जैसे communication में आपको मैडम ने बताया था कि communication में आपको काफी ज्यादा barriers आते हैं, उनको आपको remove करना होता है. वैसे ही जो है confident decision making में भी barriers आते हैं. fear of failure आपको डर लगता रहता है कि आपका जो है काम गलत हो जाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको ओवरथिंकिंग रहती है, आप सोचते रहते हो, आप उसकी वजह से जो है वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते. इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अगर प्रॉपर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर है, आपको कोई और प्रेशर जो है आपके माइंड पे चल रहा है, तो आप जो है कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं ले पाते. अगर आपका कोई पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसी मैटर को लेके, तो आप उसके लिए जो है वो अपना कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं ले पाते. Then the case study. Let us start with the case study. आपको मैं case study बताती हूँ जिसमें आपको जो है confidence building जो है पता चलेगा कि confidence जो है वो आपने कैसे अपना increase करना है through effective decision making. एक effective decision लेने के लिए देखो रिया शर्मा जो है वो एक कंपनी की मैनेजर है. वो 28 years की उसकी एज है. पहले वो जो है वो कंपनी की मैनेजर थी. अब उसकी प्रमोशन हो गई है, अब वो बन गई है प्रोजेक्ट लीडर. अब उसने जो है एक प्रोजेक्ट हैंडल करना है. उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया है कि उसने एक प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करना है. उसके साथ उसकी पूरी टीम है. वो टीम जो है वो टीम में काफी 10-15 जो है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं. उसने वो मैटर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके देना है विद इन 24 आवर्स. मतलब 24 घंटे में उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है. रिया ने क्या करना है? प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है कब तक? 24 आवर्स में. अब वो प्रोजेक्ट की लीडर है. पहले वो मैनेजर थी तो वो डिसीजन नहीं लेती थी, उसके पास कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. बट अब वो क्या बन गई है? प्रोजेक्ट लीडर. तो उसने जो है वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करके देना है विद इन 24 आवर्स. बट उसके पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसने कभी जो पहले डिसीजन लिया नहीं. वो पहले तो अवॉइड कर देती थी क्योंकि वो मैनेजर थी, अब वो प्रोजेक्ट लीडर है. तो उसको जो है वो अब डिसीजन लेना है तो वो कैसे ले? उसको तो फेयर है, उसको फेयर है फेलियर का, उसको हेजिटेशन है, उसको ओवरथिंकिंग है. मतलब काफी ज्यादा बैरियर्स है जो उसको डिसीजन लेने में उसकी हेल्प नहीं करते थे पहले. अब वो प्रोजेक्ट की लीडर बन गई तो उसको डिसीजन लेना है. तो वो फिर अब उसने अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग कॉल की.
के साथ उसने मीटिंग की, उसके 2 मैनेजर जो है उन्होंने उसको 2 प्लान बताए। फर्स्ट ने बताया कि आप तो डिसीजन ले सकते हो, बट वो वाला जो डिसीजन है जो उसने बताया अल्टरनेटिव, उसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है, मतलब वो सेफ प्लान है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हुआ। पहले वाले ने क्या बताया, सेफ है बट टाइम कंज्यूमिंग है। अब दूसरे ने बताया उसमें जो है वो इनोवेटिव है बट वो अनटेस्टेड मेथड है। तो रिया वो दोनों ही जो है वो नहीं लगेगी, वो दोनों जो है वो प्रोजेक्ट के लिए अकॉर्डिंगली ठीक होंगे। तो अब फिर रिया क्या करे, कैसे डिसीजन ले? तो वो काफी ज्यादा सोचती है कि अब तो 24 आवर्स जो है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं, इवनिंग हो गई है, तो वो अब क्या करे, वो फिर दोबारा से अपने जो है जो उसकी असिस्टेंट होती है उसको कॉल करती है, उसको वो एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जो है वो तैयार करती है। मतलब स्ट्रक्चर थिंकिंग का मतलब है कि उसमें जो एडिशनल क्वेश्चंस जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे वो अपना जो है वो सारा प्रिपेयर करती है, पूरा प्लान जो है वो प्रिपेयर करती है। उस प्लान में वो जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से, अकाउंट के हेड से जो है सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करती है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो कलेक्ट करती है। सो अब देखो, अब उसको डिसीजन लेना है। फर्स्ट केस स्टडी डिसीजन, इसमें क्या है, उसने क्या किया, अब उसने गैदर की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट डाटा जो है वो कलेक्ट किया। रेलेवेंट डाटा उसने कहां से कलेक्ट किया, अपने मैनेजर्स को कॉल करके, अकाउंट डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट से, बाकी जो है रिसर्च डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग उसने कॉल की, उनसे जो है वो उसने गैदर किया रेलेवेंट डाटा। उसके बाद उसने कंसल्ट किया जो है एक्सपर्ट को, हर एक एक्सपर्ट को उसने सिलेक्टिवली जो है टारगेट किया, उसके पॉइंट्स जो है उसने नोट डाउन करे, उसमें देखा कि रिस्क कितना आएगा, कि कैसे वो जो है अब जो है डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट उसने एनालाइज किए कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हर एक चीज जो है उसने वो देखी, उसने ट्रस्ट की फिर अपनी जजमेंट। नेक्स्ट है केस स्टडी में फिर उसने चूज किया इनोवेटिव सॉल्यूशन, उसने एक, अब उसने स्ट्रक्चर थिंकिंग कर ली, मतलब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, वो एबल हो गई जो है डिसीजन लेने के लिए। उसने एक बैकअप प्लान जो है वो भी प्रिपेयर किया। उसके बाद पीछे नहीं जा सकते, सर ये नेक्स्ट रखो। हाँ हाँ देखो, अब उसने अपनी जजमेंट पे जो है ट्रस्ट किया, उसने इनोवेटिव प्लान में एक बैकअप प्लान भी रेडी किया और कम्युनिकेट किया क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब जो है आउटकम क्या निकली उससे, प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम पे कंप्लीट हो गया, क्लाइंट ने सेटिस्फाइड किया, उसकी टीम का मोरल जो है, मोटिवेशन लेवल जो है वो भी इंक्रीज हुआ और उसका इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हुआ। अब देखो केस में से आपने क्या, इसमें से केस से आपने क्या लर्न किया कि कॉन्फिडेंस कैसे आया उसको, उसने अवॉइड नहीं किया। पहले वो जब मैनेजर थी वो डिसीजन लेने से अवॉइड करती थी, अब उसने क्या किया, एक्शन प्लान जो है वो रेडी किया और उससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो हुआ। स्ट्रक्चर थिंकिंग जो है उससे उसका फियर जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी जो है क्रेडिटेबिलिटी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब बिल्ड होनी शुरू हो गई। क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो उसने अपने जो है जो सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग कॉल की, सारे सिलेक्टेड पर्सन उनको कॉल किया, उससे उसका क्लियर कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन से उसकी जो है प्रॉब्लम जो है, उसकी हेजिटेशन जो है, उसकी जो डिसीजन नहीं वो ले पाती थी, अब क्लियर कम्युनिकेशन से वो भी क्लियर हो गई। सो कम्युनिकेशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन करके ही उसने सारा क्लियर कर लिया था। अब इसमें से क्वेश्चन देखो केस स्टडी में से क्या है कि व्हाट वाज द रियल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में उसको क्या था, व्हाट वाज, क्या उसको अवॉइड करती थी वो डिसीजन लेने के लिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर थिंकिंग हेल्प हर डिसीजन मेकिंग, कैसे स्ट्रक्चर थिंकिंग ने हेल्प की कि उसने डिसीजन जो है वो राइट डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लिया।
व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली? अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते? हम जो है क्या करते आप लोग? अगर आप प्रिया की जगह पे होते तो आप क्या करते? आप बताना। इनोवेटिव प्लान लेते हैं। नेक्स्ट है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करके उससे कम्युनिकेट किया और अपना जो है प्लान जो है वो रेडी किया। नेक्स्ट है आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप लोगों ने अपना कोई भी डिसीजन जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपकी जो है पर्सनल रूटीन से रिलेटेड हो, या फिर आपके जो भी फ्रेंडशिप लेवल उसके साथ रिलेटेड हो, एक डिसीजन लेना है आपने। एक डिसीजन लेके उसको नोट डाउन करना है, रियल लाइफ डिसीजन लेना है, नॉट एन इमेजिनरी वन। नेक्स्ट उसमें से आपने उसके प्रोस एंड कॉन्स जो है एक साइड पे उसके जो है आपने प्रॉन्स लिखने, मतलब उसके क्या आपको फायदे होंगे, और दूसरी साइड पे उसके डिसएडवांटेजेस क्या बैरियर्स आएंगे वो कॉन्स जो है वो नोट करना। नेक्स्ट आपने वैल्यूज करना आउटकम नॉट फेयर, आउटकम उसके नोट डाउन करने। नेक्स्ट आपने 3 क्वेश्चन उसी डिसीजन पे आपने जो डिसीजन लिखा है उसकी आपने वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट एंड मोस्ट लाइकली आउटकम जो है वो नोट करना है। फिर आपने जो है उसको मेजर करना है, लिक्विड स्केल पे आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेजर करना है 1 to 10 पे। आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको उसके लिए इनकरेज करता है, क्या आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्शन सेक्शन में क्या करना है, कितने डिसीजन, ये क्वेश्चन नोट कर लो, आपने फॉलो अप करना है इस पे। डिसीजन यू हैंडल, कितने डिसीजन आप कॉन्फिडेंटली जो है वो हैंडल कर सकते हो, कितने डिसीजन आप जो है वो अवॉइड करते हो कि आप डेली लाइफ में नहीं ले पाते वो डिसीजन, क्या चीज जो है वो आपको स्टॉप करती है वो डिसीजन लेने के लिए, और व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, अगर आप वो डिसीजन लेते हो तो आप कैसे उस पे डिफरेंटली काम करते हो। नेक्स्ट है इसके की नोट्स है कॉन्फिडेंस जो है वो लीडरशिप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡरशिप ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਐਥੀਕਲ ਲੀਡਰशिਪ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਥਿਕਸ, ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਿਦ ਏਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਥਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ठीक है। कई बार एक जो मैनेजर है वो भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है कि सिचुएशन जी है अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में फेवर में, ठीक है। लेकिन जो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि यानी टर्म्स या किसी भी कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਐਥੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਥਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। सही काम में झूठ बोलिया जरा है वो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। सिचुएशंस इस तरीके दी राइज हो जांदियां ने कि जिथे ਅਸੀਂ कहते हैं कि अगर ਅਸੀਂ एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करांगे तो हो सकता है कि चीज साडे अगेंस्ट ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एथिकल डिलेमा, ठीक है। कंफ्यूजन ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एथिकल एथिक्स होना चाहिए, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, पॉजिटिव वर्क कल्चर, organization reputation, sustainable decision making। sustainable word means कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ organization ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਸੇਵ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ उसी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, वाटर है सारे ज्यादा नहीं पानी, ठीक है। जो पानी रिक्वायरमेंट नहीं है टैप्स नहीं है बदला दिया जाए
ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਥਿਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ऑनेस्टी रिस्पांसिबिलिटी एम्पैथी एंड फेयरनेस बेसिकली जो ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ग्रुप ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਥਿਕਲ ਡਿਲੀਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि अगर ਅਸੀਂ एथिक्स के अकॉर्डिंग किसी सिचुएशन में डिसाइड करेंगे तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੇਵरेबल ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ एथिक्स को थोड़ा या बोल्ड कर लिए या कहीं मतलब छान कर रहे हैं सारे फेवर छान रहे सारी अपनी सोच है ओके आज का एथिकल डिलीमा की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ਅਸੀਂ एथिक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या एथिक्स को छोड़ के जितना जितना वाइड रेंज करते जाते हैं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ठीक है भाई यानी को लोग हम कोशिश करते हैं उतने एथिक्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ठीक है वो सिचुएशन में बेसिकली जो मैनेजर्स के टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोफेशनल टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਸਸ EMPLOYEE ਵੈਲਫੇਅਰ ऑनेस्टी लॉयल्टी देखो प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर जहां पे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰੋ यहाँ पे वो पैसा ਜਿਹੜਾ ਹੈ EMPLOYEE वेलफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ एथिक्स कहते हैं कि EMPLOYEE वेलफेयर बहुत जरूरी है ठीक है लेकिन बिजनेस कहता है कि प्रॉफिट भी जरूरी है दोनों चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ प्रॉफिट ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ एथिकल ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ और ऑप्शन ये बचती है कि प्रॉफिट के कुछ हिस्सा देना है एनवायरमेंट पर भी लगाया जाए ताकि दोनों चीजें ने बैलेंस हो जाए सिमिलरली बाकी ये एग्जांपल्स ने ऑनेस्टी लॉयल्टी शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड रोल्स एंड कंपैशन जितना एक शॉर्ट टर्म गेन है शॉर्ट टर्म गेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਲਿਊ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ठीक है केवल कहते हैं कि आज भी बाद जो होएगा देखा जाएगा कि उस एग्जांपल में जैसे लिखा है शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हम ਜਿਹੜੇ एथिकल डिलेमास ने हैंडल कितना किए जा सकते हैं जितना एक मैं पहले एग्जांपल दी कि ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ठीक है ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ EMPLOYEE ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ पहले देखो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ऐसी जगह है अपनी एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को करना कंसीडर कॉन्सिक्वेंसेस जो ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਰੈਫਰ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਰੂਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਐਟਿਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ नेक्स्ट एक एक्टिविटी सी ग्रुप डिस्कशन हाँ मैडम ग्रुप डिस्कशन जो भी है टीम बनाई जाती है ठीक है 5 या 10 स्टूडेंट्स कोई भी आ सकते हैं ठीक है ग्रुप डिस्कशन में 3 टॉपिक्स कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हो ठीक है जो भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ और ग्रुप डिस्कशन वास्ते कोई नेगेटिव स्टूडेंट्स नहीं एंड 5 10 या 5 6 मोर देन 5 ਜਿਹੜਾ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करेगा वो पॉइंट होंगे ਜਿਹੜਾ खत्म करता है ठीक है ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सोशल मीडिया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ हमारा कॉन्फिडेंस बुक इससे हो सकता है क्योंकि हम लार्ज मासेस को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लार्ज मासेस के साथ बट सोशल मीडिया में ये भी पार्ट है कि हम सिर्फ एक मोबाइल के साथ बात कर रहे हैं फॉर द टेलीफोन बट इन द मोबाइल आप इन माय कंफर्ट जोन मोबाइल के साथ बात कर रहा हूँ दैट मेक्स इट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो हमें बहुत साइड ऑफ द कॉइन्स देखना चाहिए I agree with this time is attending अगर हम कंटेंट का सूची का करेंगे तो वो बात बनेगी अगर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे सारे बैठक की बात बनाएंगे तो जो हमारे कंटेंट होंगे और हमारे जो व्यूज हैं वो सारे बैठक का मेरे डेवलपिंग सेल्फ वर्क को भी मैं वही एम्फसाइज करना चाहूँगा अगर हम सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पे कितने सारे देखते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो 1% को दिल में आती है बात की हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं हमको कंटेंट क्रिएशन से वो फेम के लिए मिल रहा है जो उन लोगों को मिल रहा है तो दिस साइड ऑफ द सोशल मीडिया शुड बी इम्पोर्टेंट है डिपेंड ये भी करता है कि हम पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं पॉजिटिव देख रहे हैं तो पैसा को मोटिवेट करता है नेगेटिव देख रहे हैं तो पैसा को हार्म करता है दैट्स व्हाट मैं आपको प्रोज और कॉन्स देखते हैं दैट इवैल्यूएट करना है कि प्रोज की ज्यादा बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है प्रोज का और वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है और दोनों भी प्रिपेयर होना चाहिए हमें बहुत सारे लोग हैं जो सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और कोई सक्सेस नहीं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 दिन में मिलियंस but maybe there are no pros to the situation because social media के कारण में ऐसे बहुत छोटे-छोटे गाँव से क्रिएटर्स हैं बात मिलियंस में कमा रहे हैं तो एज अ कंज्यूमर देखा जाए तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है डोपामिन ADHD और सीधा मतलब अटेंशन डेफिसिट हो रहे हैं लोग कितने ही हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वी हैव टू यूज सोशल मीडिया बट इन अ लिमिट सो दैट वी कंट्रोल होना चाहिए कंटेंट ऑफ कंज्यूमर एज यू सेड बट बात कंक्लूड कब करेगा कंक्लूड करेगा ये 18 साल तो घट के बच्चे होंगे हैं क्योंकि उन्होंने कोई मीडिया नॉलेज नहीं होती मीडिया गाइडेंस नहीं होती वो मतलब सिला चैनल देखते हैं गलत इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब करते रहते हैं इसके संबंध में थोड़ा सोचना चाहिए कि एज रिलेटेड बच्चों को कितना बचा के रखना उन्हें एडिक्शन हो जाती है पेरेंटल कंट्रोल क्या इन सब चीजें हैं नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा नहीं देखना बच्चों को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए बट ये स्टडी में भी बड़ा सारा है बट सोशल मीडिया स्टडी में बट सोशल मीडिया में सोशल मीडिया लाइक ई लर्निंग चैट जीपीटी तो AI बट
सोशल मीडिया में वैसे हम न्यूज़ के वही है ना सोशल मीडिया की, जैसे एक ही स्विच में हम यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी पहुँच सकते हैं, एक ही स्विच में पहुँच सकते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। We have both sides of the coin of the social media, but for the younger generation हमें उनको educate करना चाहिए कि we have to control the time amount they are using on the social media. As Australia have banned mobile phones for the Instagram and the social media platforms for more than the 16 age, they have banned in Australia. So for the younger generation, first we have to educate them. So we have to limit the amount of social media they are consuming, and after that we can use it more potentially as to their advantage if they like to use it or not. Don't limit it to children, limit it to individual also. Individual should also use it in limit because attention span is reducing. Dopamine levels are not equal like they should be. So it is also important for individuals. वही चीज़ है, अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए कि फेक प्रोपेगेंडा कैसे फिल्टर कर सकते हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि बाहर के जैसे कंट्रीज हैं, जापान है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे भी सोशल मीडिया है, बट वहाँ की मैनेजमेंट ऐसी है कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। बट ये वही है कि डिपेंड करता है कि कैसे अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कि सही गाइडेंस होनी चाहिए कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली कैसे। Good afternoon, everyone. Seated here, my name is Gitanjali, and I am the professor of Commerce Department in this college. Today, my topic for presentation is Personal Leadership Action Plan. As the word represent Personal Leadership Action Plan, what you guess from this? Self-leadership. Word personal means self and leadership. And what is action plan? मतलब उसपे एक्शंस का सिचुएशन पे टास्क इनिशिएटिव लेना। ओके, तो आपने मतलब ऑलमोस्ट सही ही जज किया है कि पर्सनल लीडरशिप एक्शन प्लान में क्या होगा। तो पर्सनल लीडरशिप एक्शन प्लान जो होता है वो एक किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो उसका कैसे वो लीड करेगा, उस लीड करने के लिए जो वो अपना एक लेआउट तैयार करता है, एक एक्शन प्लान तैयार करता है कि वो अपने लीडरशिप की जर्नी में किस हद तक काम करेगा, कैसे काम करेगा, या उसको बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस चीज के लिए जो एक अपनी प्लानिंग करता है या अपना लेआउट तैयार करता है, उसको हम बोल देते हैं पर्सनल लीडरशिप एक्शन प्लान। अगर मैं स्लाइड में रिप्रेजेंट करूं आपको तो ये देखो, पर्सनल लीडरशिप एक्शन प्लान क्या है, एक इंडिविजुअल का रोड मैप है जो उसको बताता है कि कैसे वो एज ए लीडर ग्रो कर सकता है। मींस इसके 3 अगर बेसिक पार्ट्स देखें, वेयर यू आर एट प्रेजेंट, आप अभी किस स्टेज पे लाई कर रहे हो, उसके बाद वेयर यू वांट टू गो, आप किस हद तक के लीडर बनना चाहते हो, क्या क्वालिटीज आप में चाहिए, क्या बनना चाहते हो, उस चीज को बताओगे। नेक्स्ट, हाउ यू विल गेट देयर, आप उसको जो चाहते हो उसके लिए आपको क्या नेसेसरी चीजें चाहिए जिसके थ्रू आप उस जो सोचा हुआ आपने वो बन पाओ। मतलब व्हाट एट प्रेजेंट आप क्या हो, आप बनना क्या चाहते हो, और उस बनने के लिए आपको चाहिए क्या, उस चीज के जो डिसीजन लेना है या उस चीज के लिए जो आप एक प्लानिंग करते हो, उस रोड मैप को हम बोल देते हैं पर्सनल लीडरशिप एक्शन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे पहले जो इंक्लूड करता है वो होता है इंडिविजुअल्स लीडरशिप रोड मैप, जो आप सभी का क्या होगा, सेपरेट होगा, क्योंकि आप सब यूनिक आइडेंटिटीज हो। उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो इसके लिए जो आपका रोड मैप तैयार होगा वो भी क्या होगा, सेपरेट होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आप अपना इंडिविजुअल लीडरशिप रोड मैप तैयार करना चाहते हो तो उसके क्या स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन योर लीडरशिप आइडेंटिटी। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर आइडेंटिटी। आप एट प्रेजेंट कौन से लीडर बनना चाहते हो, कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए, आप किस तरह के लीडर बनना चाहते हो, वो जो डिफाइन करेगा वो आपको आइडेंटिटी बताएगी। जैसे आप में से मैं किसी को पूछती हूँ, कोई भी वॉलंटियर है जो भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है, किसी से पूछती हूँ आप किस कैटेगरी के लीडर बनना चाहते हो, कोई बोलना चाहता है किस कैटेगरी के लीडर बनना चाहते हो आप। इतना सारा टॉपिक सुना आपने, टाइप्स ऑफ लीडर्स भी पढ़े होंगे, सोशल लीडर बनना चाहते हो तो उसका डिफाइन क्या, लीडरशिप स्टाइल जो वो बनना चूज करता है वो उसका है सोशल लीडर। और कोई
तो हर किसी का जो लीडरशिप स्टाइल जो वो चूज करना चाहता है, या वो लीडरशिप जो भी लीडर बनना चाहता है, उसका आइडेंटिटी जो वो सेपरेट होगी। तो वो ही सबसे पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप है, उस आइडेंटिटी के बाद अपनी सेल्फ असेसमेंट करोगे। सेल्फ असेसमेंट में जो आपका आएगा वो आप देखोगे कि उस आइडेंटिटी जो आपने सोची है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आप में क्या वीकनेसेस है, क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है जो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, ताकि जो आपने आइडेंटिटी डिफाइन की है अपनी उस चीज के लिए आप उसके लिए वर्कआउट कर सको। सो सेल्फ असेसमेंट में क्या आएगा, आप अपनी एनालिसिस करोगे कि आपके बीच में उस पोजीशन के लिए, उस डेजिग्नेशन के लिए, उस लीडरशिप क्वालिटीज के लिए आप में वो क्वालिटीज है या नहीं है। अगर तो है तो ठीक है, जो नहीं है उसके लिए आपको डेवलप करनी पड़ेगी वो क्वालिटीज। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा स्मार्ट गोल्स। यहाँ पे स्मार्ट का मतलब जो है वो एक वर्ड जो है डिफाइन करता है। स्मार्ट का मीन्स है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड गोल्स। तो स्मार्ट टेक्निक के अंदर आप क्या करोगे, अपने गोल्स सेट करोगे। आपने डिफाइन कर दिया स्टाइल, आपने अपनी क्वालिटीज भी मेजर कर दी। उसके बाद उस लीडरशिप गोल्स को अटेन करने के लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। वो गोल किस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, स्मार्ट। आई थिंक कल डिस्कस हुआ था ये टॉपिक, स्मार्ट का हुआ था डिस्कस। तो चलो फिर भी समझ लेते हैं स्मार्ट क्या होता है। सबसे पहले वर्ड आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक कंसीडर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना मैंने कुछ बनना है, कुछ बनना क्या टर्म है, वेग टर्म है। तो स्पेसिफिक में क्या है, मैंने एक अच्छा लीडर बनना है, मैंने एक अच्छा लीडर बनना है। वो क्या टर्म, स्पेसिफिक, कि गुड लीडर, यू वांट टू बी ए गुड लीडर। तो टर्म क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपके गोल्स जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक, क्लियर कट होने चाहिए, जिसको आप डिफाइन कर पाओ। उसके बाद जो गोल्स होने चाहिए वो आपके कौन से होने चाहिए, मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब जिसको आप क्वांटिफाई कर सको। इन फ्यूचर में आपने गोल को अचीव किया है ये नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा। आप अगर उसको क्वांटिफाई कर पाओगे तभी पता चलेगा कि आपने गोल अचीव किया है। सो मेजरेबल, उसको आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आ गई अचीवेबल। वो गोल्स इस तरीके के हों जिसको आप अचीव कर सके, कि वो गोल ऐसे ना हो आपने सोचा बस वो सोचने में ही रह गया गोल, वो एक्चुअल में पॉसिबल हो उसको अटेन करना, तो वो गोल्स हो गए अचीवेबल। नेक्स्ट आ गए रेलिवेंट। जो गोल आपने सेट किया है और जो लीडरशिप स्टाइल आपने सोचा है वो उसके रिलेटेड गोल हो। ये ना हो कि आप थिंक अलग कर रहे हो बट जिसके लिए वो सेट कर रहे हो गोल वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन का गोल हो, तो वो रेलिवेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड में क्या आएगा, वो गोल एक पर्टिकुलर टेन्योर के बीच में अटेन करने वाला हो। मैं अगर कहूँ कि मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहती हूँ पूरी लाइफ लॉन्ग, तो लाइफ लॉन्ग में कब तक ये चीज आप मेजर नहीं ना कर पाओगे, ये टाइम बाउंडेड तो नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहती हूँ विद इन नेक्स्ट ईयर तक या विद इन अ ईयर तक मैं ये अच्छा लीडर बनना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा, टाइम बाउंडेड। एक ईयर आपने डिसाइड किया। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आपने पहली एग्जाम्पल ली इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स विद इन 2 मंथ। तो स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक में चला गया इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कि आप क्या डेवलप करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट आ गया मेजरेबल। मेजरेबल है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को मेजर कर सकते हो। पहले 2 मंथ पहले आपने क्या थे और 2 मंथ बाद क्या चेंज आया, उसको आप मेजर कर पाओगे ना। नेक्स्ट आ गया अचीवेबल। आप अचीव तो कर ही सकते हो, ये तो नहीं इम्पॉसिबल तो नहीं है। नेक्स्ट रेलिवेंट, मतलब लीडरशिप क्वालिटी के आपके रेलिवेंट टॉपिक है ये वाला। एंड टाइम बाउंडेड 2 मंथ, कि आपने टाइम डिसाइड किया। तो जब भी आप गोल सेट करोगे रेलिवेंट, वो किस प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, स्मार्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। नेक्स्ट जो स्टेप आपका आ गया वो है स्किल डेवलपमेंट। अब आपने गोल भी सेट कर लिया, लीडरशिप आइडेंटिटी भी डिफाइन कर ली और अपनी असेसमेंट भी कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि असेसमेंट के टाइम जो क्वालिटीज आप में नहीं थी उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये वही क्वालिटीज है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। मे बी इट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको एक अच्छा लीडर, एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगे। तो इसके लिए जो एक्शन आप लेना चाहते हो वो एक्शन क्या होगा, आप डिबेट्स ज्वाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ग्रुप डिस्कशन। जैसे अभी मैम ने ग्रुप डिस्कशन कराई तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई। तरन मैम ने आपको एक्टिविटी कराई तो वहां से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो वो चीज आ गई। आप इसके लिए एक्शन क्या ले सकते हो,
आपका एक्शन प्लान ही तैयार हो रहा ना, तो आप इस स्किल को डेवलप करने के लिए ये एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट, टीम वर्क स्किल्स डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिबेट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे इकट्ठे आप क्या करोगे, दोनों कोलैबोरेट करोगे एक दूसरे के साथ, या आप ग्रुप लीडर बन सकते हो, टीम में काम करो एक। तो ये चीजें आपको टीम वर्क स्किल्स डेवलप करने देंगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे डिसीजन मेकिंग में आप छोटे छोटे, आपको एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, फिर कैसे आप डिसीजन लोगे वो एक्टिविटी कराई जा सकती है, या आपको आगे आके बुलाया जाए कि आपको ये टॉपिक देते हैं, इसके ऊपर क्या आप कंक्लूड करोगे, तो वो डिसीजंस हो गए ना, आपको कुछ केसेस दे दिए जाए जिसमें आप डिसीजन लोगे। तो इस तरीके से ये स्किल्स क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिकल लीडरशिप एक्सपीरियंस। अब ये जो फेज चल रहा था पीछे, वो प्लानिंग फेज चल रहा था। अब उन चीजों को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा लीडरशिप का। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्शन क्या ले सकते हो, स्टूडेंट काउंसिल्स, आप काउंसिल्स ज्वाइन करो, जहां पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को प्रूव करके बताओगे कि हम लीडर, एज ए लीडर रोल प्ले करोगे वहां पे। फिर आप ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप इम्प्रूव हुए हो या नहीं हुए हो। तो ये सारे आप प्रैक्टिकल अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करोगे, जिससे आपको पता चलेगा जो प्लानिंग फेज में आपने डिसाइड किया था वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ गया, इन केस आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करते टाइम या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, मेंटरशिप की, या आप लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप क्लासेस ले सकते हो लीडरशिप की, या अपने मेंटर से सजेशंस ले सकते हो, अपने पेयर फीडबैक ले सकते हो आप। नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया रिफ्लेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे आप कि जो आपने डिसाइड किया है वो चीज एक्चुअल में आपने कितनी प्रूव की है, उस चीज की जो एनालिसिस होती है। जैसे आप प्लानिंग फेज के बाद एंड में क्या करते हो, कंट्रोलिंग फेज, तो कंट्रोलिंग फेज में आप क्या करते हो, देखते हो कि आपने कितना एक्शन किया है, कंपैरिजन करते हो ना स्टैंडर्ड विद एक्चुअल के साथ, जो सोचा है और जो एक्चुअल में हुआ उस दोनों के बीच में क्या फर्क है, उस चीज की जो आती है स्टेज कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो अपने आप को। यहाँ पे आप क्या क्या करते हो, आप देखते हो व्हाट डिड आई डू वेल, क्या मैंने जो सोचा था उसमें से कुछ अच्छा किया है या नहीं किया। नेक्स्ट आ गया व्हाट चैलेंजेस डिड आई फेस, उस टाइम के बीच में मैंने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है। नेक्स्ट आ गया हाउ कैन आई इम्प्रूव, मैं उन चैलेंजेस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, किया क्या मैंने, उसमें कमियां क्या रह गई, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारी आप रिफ्लेक्शन दे रहे हो, अपनी फॉलो बैक कर रहे हो कि पीछे क्या हो चुका हुआ है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आप डिसाइड करते हो ग्रोथ में क्या होता है, आप देखते हो कि मैंने जो काम कर दिया है वो किस इंडिकेटर लेवल में है, आप एक स्केल तैयार करते हो, उसमें देखते हो कि मैं कितने पॉइंट पे रह चुका हूँ। आपने सारी एनालिसिस तो कर ली, अब ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या होंगे, अगर तो आप कॉन्फिडेंट हो गए हो मतलब आपने पीछे क्या किया, अच्छा काम किया। अगर आप टीम वर्क में काम करने के लिए बेटर, मतलब आप बेटरली टीम को हैंडल कर पाते हो, मतलब आपकी ग्रोथ हुई है। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपको पेयर से फीडबैक अच्छी मिलती है, यू मीन्स यू ग्रोन अप। नेक्स्ट आ गया सक्सेसफुल लीडरशिप टास्क, अगर आपको लीडरशिप टास्क जितने भी किए वो सारे सक्सेसफुल रहते हैं, मतलब आपने क्या किया, ग्रोथ की है पीछे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक एक्टिविटी है जो आप सभी करोगे, उसमें एक्टिविटी में आप अपना लीडरशिप गोल डिसाइड करोगे, उसके लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी आपको वो डिसाइड करोगे, कौन सी एक्टिविटी ज्वाइन करोगे उस स्किल को डेवलप करने के लिए वो, एंड कौन से मेंटर को अप्रोच करोगे जो आपको ये प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सॉर्ट आउट कर सके आपको। तो ये एक्टिविटी आप सभी ने करनी है बाद में, आप अभी इसको नोट डाउन कर लो, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या किया आपने, इसमें से कौन से गोल सेट किए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान आपने तैयार किया। नेक्स्ट आ गया पेयर फीडबैक, अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ पेयर, तो पेयर आप सभी को पता है क्या होता है, पेयर हम बोलते हैं पेयर्स बना रहे हैं, तो पेयर्स में आपके ग्रुप बना रहे हैं, तो पेयर फीडबैक क्या हुई, जो आपके ग्रुप में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को क्या देता है, फीडबैक देता है। अब पेयर फीडबैक आपके लिए कैसे एक्शन प्लान में हेल्पफुल है, पेयर फीडबैक कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपको क्या करती है, ग्रुप के बीच में आपको आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके बारे में बताती है, मतलब आपके आउटकम्स क्या हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व की है उस रिजल्ट के टाइम आपकी, तो वो सारे क्या आएंगे, पेयर फीडबैक आएंगे।
अब पेयर फीडबैक जो टाइप्स है वो है 4 टाइप्स की, फॉर्मेटिव, समेटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। जो फॉर्मेटिव फीडबैक होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब आप एक्शन प्लान तैयार करते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक्शन प्लान तैयार करना है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने पेयर से पूछते हो मेरे में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या मेरे लिए ये गोल सेट है। तो वो जो स्टार्टिंग में पेयर आपको फीडबैक देता है सेट करने के टाइम, वो कौन सी होती है, फॉर्मेटिव। उसके बाद समेटिव, जब आप सारा काम कर लेते हो उसके बाद पूछते हो क्या मैंने सही किया, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हुआ। जो एंड में पूछते हो वो कौन सी होती है, समेटिव। एंड लास्ट दो जो फीडबैक रह गई वो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड पॉजिटिव। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में बताती है और पॉजिटिव फीडबैक आपको आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताती है। तो ये सारे देते कौन है, पेयर मेंबर्स देते हैं, और इनका मोटिव क्या है, इंप्रूव करना। और क्यों जरूरी है पेयर फीडबैक, ये हमने पढ़ी है, आपके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करती है, आपको सेल्फ अवेयर कराती है कि आप में क्या कमी है, ये क्या स्ट्रेंथ है, ब्लाइंड स्पॉट्स आपके बताती है, आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, एंड कोलैबोरेशन, आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हो। तो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन।